तो अपने चल रहा था होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम, व्हेन ऑल द रिएक्टेंट प्रोडक्ट present in same phase in the chemical reaction, the chemical reaction is called chemical equilibrium. कौन सा chemical equilibrium? homogeneous. आगे क्या बात समझ में? अब नेक्स्ट करते हैं अपने heterogeneous. ये समझ में आ गया होगा। all the reactant, देखो gaseous phase में प्रेजेंट है, and all the product, देखो यहाँ पे कौन सी फेज में प्रेजेंट है? गैसेस प्रेजेंट्स में। आगे बात समझ में। अब अपने लेते हैं सेकंड टाइप ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम्स। ठीक है, देखो हेट्रोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम। देखिए भी, when all the reactant and product present in one or more different phase, the chemical reaction is called heterogeneous chemical equilibrium। केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, अब अपने बात करते हैं इसकी एग्जाम्पल्स की। सिंपल सा एग्जाम्पल्स लेंगे अपने। यहाँ पे क्या ले लेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। आगे बात समझ में। इन दी प्रेजेंट ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट क्या बन जाएगा? CaO + CO2। ठीक है, वी नो दैट CaCO3 इज सॉलिड फेस एंड CaO इज सॉलिड फेस एंड CO2 is gaseous phase। आगे क्या बात समझ में? तो क्या हो गया? मतलब यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिफरेंट फेज में प्रेजेंट है। हेट्रो मतलब डिफरेंट, होमो मतलब क्या हो जाएगा? सेम। ठीक है, अब अपने आते हैं एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने। आज 2 टॉपिक क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर के। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रियम। फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ देखो, फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ इक्विलिब्रियम्स, इसको समझने से पहले इसमें एक प्रिंसिपल है, उस प्रिंसिपल की अपने बात करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल
Le Chatelier's principle. Le Chatelier's principle. हिंदी में इसको अलग नेम से बोलते हैं ला चैतलियर का सिद्धांत। ठीक है, सबसे पहले इस प्रिंसिपल को समझने से पहले एक एग्जाम्पल लेते हैं अपने। थोड़ा सा मैं सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, ये आपके ऑल बुक्स में बहुत ही डिफिकल्ट है ये प्रिंसिपल, तो थोड़ा सा 5 मिनट मुझे दो, आराम से समझ में आएगा ये प्रिंसिपल। देखोगे, सपोज दैट, मान लो मैं यहाँ पे एक तो लेता हूँ नाइट्रोजन और दूसरा यहाँ पे क्या ले रहा हूँ, हाइड्रोजन। एक कंटेनर में ले रहा हूँ और यहाँ पे NH3 का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब इसको बैलेंस कर लेंगे, इधर क्या आ जाएगा 3H2 और इधर की तरफ क्या आ जाएगा 2NH3। ठीक है, कंटेनर में लेंगे, किसका फॉर्मेशन होगा, NH3 का। उसके बाद में अपने को पता है NH3 का डीकम्पोजिशन होगा और किसका फॉर्मेशन होगा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का। अपने ये बात पहले भी पढ़ चुके हैं, इक्विलिब्रियम स्टेट में जितने अमाउंट का फॉर्मेशन यहाँ पे अमोनिया का होता है, उतने ही अमाउंट का फॉर्मेशन अमोनिया से नाइट्रोजन तथा हाइड्रोजन का होता है। कहने का मतलब ये है, ये आराम से अपना इक्विलिब्रियम स्टेट रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आगे क्या बात समझ में, और इसको मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करूं तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो गया, इनका टेम्परेचर भी कांस्टेंट, इनका प्रेशर भी कांस्टेंट, और इनका कंसंट्रेशंस भी कांस्टेंट। कहने का मतलब है बेटा, आराम से अपना इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जितने अमाउंट में ये इधर बन रहा है, उतने अमाउंट में ये इधर बन रहा है। तो कहने का मतलब है, जब तक इनके इन 3 पॉइंट को अपने छेड़खानी नहीं करें, इनको मत छेड़ें अपने, तो ये आराम से अपना इक्विलिब्रियम रिप्रेजेंट करेगा। जैसे ही अपने इसके 3 पॉइंट को छेड़ दें, कहने का मतलब मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी या घटा दी। आगे क्या बात समझ में, किसी एक की मैंने कंसंट्रेशन बढ़ा दी, आगे क्या बात समझ में। तो ये क्या है, कहने का मतलब है कोई सो रहा है, आराम से आप उस सोए हुए को जगाओगे या उससे छेड़खानी करोगे, ऐसे जाग जा जाग जा, तो वो क्या करेगा, एक्शन का रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा अपने पास। क्या रिएक्शन देगा, या तो थप्पड़ लगाएगा या गुस्से में कुछ कहेगा अपने को। ऐसे क्या है, इक्विलिब्रियम स्टेट में टेम्परेचर, प्रेशर और कंसंट्रेशंस के साथ कुछ भी चेंजेस किए जाए तो ये जो रिएक्शन का सिस्टम है वो कुछ अपनी तरफ से एक डायरेक्शन प्रदर्शित करेगा, या उस एक्शन का क्या प्रदर्शित करेगा, रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। यही अपने ले चैटलियर का प्रिंसिपल है। कहने का मतलब है, इस रिएक्शन का, कहने का मतलब है बेटा, ये रिएक्शन फिर इक्विलिब्रियम में होनी चाहिए। होने के लिए ये इसका एक डायरेक्शन दूसरी तरफ या फॉरवर्ड चला जाएगा या बैकवर्ड। थोड़ा सा मैं समझाने के लिए यूज करता हूं, देखो एक वर्ड, जैसे बेटा यहाँ पे नाइट्रोजन और मेरे पास हाइड्रोजन है। फिर से देखो, थोड़ा सा देखो, नाइट्रोजन हाइड्रोजन है मेरे पास इधर। अगर मैं इनकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दूं, आगे क्या बात समझ में, इक्विलिब्रियम स्टेट में है, मैंने इस रिएक्शन में किसकी कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया, रिएक्टेंट की।
अब अपने को पता है अगर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई तो फिर कंसंट्रेशन क्या है, इक्विलिब्रियम के लिए वापस डिक्रीज होना चाहिए। आगे क्या, इंक्रीज हो गई तो वापस डिक्रीज होगी इक्विलिब्रियम के लिए। और इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, जब ये रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शंस। आगे क्या बात समझ में, अगर अपने कंसंट्रेशन रिएक्टेंट की इंक्रीज कर दी तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन। और आपको पता है रिएक्शन अगर फॉरवर्ड जाएगी तो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, डिक्रीज, और वो वापस किस में आ जाएगा, इक्विलिब्रियम स्टेट में। मेरी बात समझ में आ गई क्या? जैसे आप ये उधर को देखो, जैसे सोए हुए हैं उसको आप जगा रहे हो, वो एक्शन का रिएक्शन करेगा और वापस फिर सो जाएगा भाई। आगे क्या बात समझ में? तो कहने का मतलब है इसने रिएक्शन क्या किया, मतलब अपनों ने मान लो कंसंट्रेशन के साथ छेड़खानी कर ली, कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। किसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया, इस रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। तो फिर ये क्या प्रदर्शित करेगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, इधर की तरफ प्रदर्शित करेगा। तो इसकी कंसंट्रेशन वापस क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वापस कौन सी स्टेज में आ जाएगा, ये इक्विलिब्रियम स्टेट में। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अब अगर मैं NH3 अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो अमोनिया की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, इंक्रीज हो गई तो ये वापस इक्विलिब्रियम स्टेट में आने के लिए कौन सी रिएक्शन प्रदर्शित करेगा। अब इंक्रीज हो गई तो ये डिक्रीज करेगा अपनी कंसंट्रेशन, और इधर की कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, जब रिएक्शन किधर की तरफ जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ। बोलो समझ में आ गया क्या? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा अपने मैं फिर से बताता हूँ। कहने का मतलब है अपने पास नाइट्रोजन है, अपने पास हाइड्रोजन है, अपनों ने किसका फॉर्मेशन किया, NH3 का, और इक्विलिब्रियम में आएंगे तो अमोनिया उतने अमाउंट का नाइट्रोजन हाइड्रोजन बनाएगा, और ये दोनों मिलकर उतने अमाउंट की क्या बनाएंगे, अमोनिया। और इक्विलिब्रियम स्टेट में अपने को पता है टेम्परेचर क्या रहता है, कांस्टेंट, प्रेशर क्या रहता है, कांस्टेंट, और कंसंट्रेशन भी क्या रहती है, कांस्टेंट। अगर अपने इसके साथ कुछ चेंजेस करेंगे, इसके साथ कुछ छेड़खानी करेंगे तो इस रिएक्शन का जो सिस्टम है, आगे क्या बात समझ में, वो रिएक्शन का डायरेक्शन एक तरफ शिफ्ट कर देगा। समझ में आगे क्या? अगर इसकी कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा फॉरवर्ड रिएक्शन की तरफ। अगर अपने प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन इंक्रीज करते हैं तो रिएक्शन का डायरेक्शन हो जाएगा बैकवर्ड रिएक्शन की तरफ। यही ले चैटरियल का प्रिंसिपल है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? यदि किसी भी रिएक्शन के इक्विलिब्रियम पॉइंट में इनके कंसंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर में छेड़छाड़ करते हैं, मतलब इसमें चेंजेस करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में मूव करता है जहां पर इनके इफेक्ट को नेगलिफाई किया जा सके। जो इफेक्ट पैदा किया है कंसंट्रेशन ने चेंज करके, आगे क्या बात समझ में, उस फैक्ट को नेगलिफाई कर दें। ठीक है, बोलो समझ में आगे क्या? मैं फिर से समझाऊं? ठीक है, आप 2-3 बार रिवाइज करना इस लाइन को जो मैंने पढ़ाई है, तो आपको ये समझ में आ जाएगा। आगे क्या बात समझ में? अब अपने यहाँ पे करते हैं ले चैटरल प्रिंसिपल, और इसको अपने रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, यहाँ पे प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, तो देखो भाई, अब अपने पढ़ते हैं इसकी थ्योरेटिकल को। देखो क्या होता है ली चैटरल प्रिंसिपल। इफ ए सिस्टम in equilibrium, if a system in equilibrium is subjected to a change of concentration, temperature,
and pressure, concentration, temperature and pressure, the equilibrium shift in a direction. The equilibrium shift in a directions. आगे क्या बात समझ में? The effect of changed imposed. ये हो गया अपने ले चैटलियर प्रिंसिपल। आगे क्या बात समझ में? क्या होगा, मैं इस लाइन का समझाना। अगर अपने सिस्टम का जो इक्विलिब्रियम है इसमें कंसंट्रेशन को चेंज कर दें या टेम्परेचर को चेंज कर दें या प्रेशर को, जो इक्विलिब्रियम है वो एक डायरेक्शन की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। आगे क्या बात समझ में? और द इफेक्ट ऑफ चेंज क्या हो जाएगा? इम्पोज्ड। एनी प्रॉब्लम्स, ये अपना कौन सा हो जाएगा? ली चैटलियर प्रिंसिपल्स। चले अपने नेक्स्ट। अभी अब अपने लेते हैं कोई इक्वेशन, उसका अपने करेंगे इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशंस। क्या इफेक्ट हो जाएगा कंसंट्रेशंस का? देखो, मान लो यहाँ पे मैं क्या ले रहा हूँ, एक रिवर्जिबल रिएक्शन ले रहा हूँ। एक हो जाएगी A+B, रिएक्टेंट है, और ये हो जाएगा इक्विलिब्रियम, इधर की तरफ आ जाएगा C+D। तो मुझे यहाँ पे बताओ, अगर मैं यहाँ पे A+B का यहाँ पे कंसंट्रेशन अधिक कर दूं, A+B, अब बेटा ये इक्विलिब्रियम में है, अगर मैं इस रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं, ये बेटा रिएक्टेंट है और ये क्या है, एक बार प्रोडक्ट जो बन रहे हैं, मतलब C+D इस रिएक्शन डायरेक्शन की। अगर मैं यहाँ पे A+B का रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन कर दूं इंक्रीज, अगर मैंने इंक्रीज कर दिया यहाँ पे, तो बताओ अब इक्विलिब्रियम में क्या है, दोनों का कंसंट्रेशन इक्वल है। अगर मैंने इसका इंक्रीज कर दिया तो ये डिक्रीज होना चाहेगा, और डिक्रीज कब होगा इसका कंसंट्रेशन? जब रिएक्शन कहाँ पे जाएगी, फॉरवर्ड रिएक्शन में या बैकवर्ड रिएक्शन में। अगर रिएक्शन फॉरवर्ड रिएक्शन में जाएगी तो इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? डिक्रीज। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इफ दिस reaction add more A and B, अगर मैंने इस रिएक्शन में क्या कर दिया, A और B को मोर कर दिया, आगे क्या ऐड कर दिया, मोर, then equilibrium shift in the forward reaction, then equilibrium shift in the forward reaction। बात समझ में आ गई इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन का। अगर मैं रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करता हूं, आगे क्या बात सुनिए, इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज कर रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर रहा हूँ तो कौन सा डायरेक्शन हो जाएगा? फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है। आगे अब इधर से वापस लेते हैं इस रिएक्शन को, A+B, इधर की तरफ आ जाएगा ये इक्विलिब्रियम, इधर की तरफ आ जाएगा C+D।
अब मैं क्या करता हूं, C प्लस डी की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं। कहने का मतलब है यहाँ पे ऐड मोर कर दूं, मैं यहाँ पे और ज़्यादा ले लूँ, यहाँ पे आगे क्या बात समझ में, उसको और ज़्यादा ऐड कर दूं यहाँ पे C प्लस डी को, तो क्या हो जाएगा, अब ये ज़्यादा होगी कंसंट्रेशन, दोनों की इक्वल होनी चाहिए। अब ये अपनी कंसंट्रेशन को कम करने के लिए रिएक्शन को कौन सी डायरेक्शन में शिफ्ट कर देगा, बैकवर्ड डायरेक्शंस में। तो क्या आ जाएगा, इफ दिस रिएक्शन add more C and D, if this reaction add more C and D, मैं थोड़ा इधर लिख देता हूं, दिखेगा नहीं तुम्हें, if this reaction add more C and D, then equilibrium shift in backward reaction। तो इक्विलिब्रियम कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन की। तो इधर देखो, अगर मैं कर दूं इसको मोर, रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगी, फॉरवर्ड। आगे बात समझ में। अगर मैं कर देता हूं इसकी कंसंट्रेशन अधिक, तो रिएक्शन किधर की तरफ हो जाएगी, बैकवर्ड रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? इसको मोर करेंगे तो रिएक्शन हो जाएगी फॉरवर्ड, अगर मैं इसको मोर करूंगा तो रिएक्शन क्या हो जाएगी, बैकवर्ड। बोलो अभी समझ में आ गया? ये हो गया इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन चेंज। यही अपने ले चैटलियर का प्रिंसिपल होता है। मेरी बात समझ में आ गई क्या? मैं फिर से बताता हूँ, ये दोनों बेटा इक्विलिब्रियम में हैं, इनकी कंसंट्रेशन और टेम्परेचर प्रेशर क्या होते हैं, कांस्टेंट। अगर मैं इनके कांस्टेंट जो प्रेशर या कंसंट्रेशन टेम्परेचर, सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूँ, कंसंट्रेशन चेंज की। अगर मैं इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दूँ, चेंज का मतलब मान लो इसकी बढ़ा दूँ या मैं इसकी बढ़ा दूँ, दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन बढ़ा दूँ, तो पहले मैंने क्या किया, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। इक्विलिब्रियम स्टेट में था, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। बढ़ा देंगे तो ये वापस किधर आना चाहेगा, अपने वापस उसी स्टेज में आना चाहेगा। उसी स्टेज में आने के लिए इसको कंसंट्रेशन क्या करनी पड़ेगी, डिक्रीज करनी पड़ेगी। और इसकी कंसंट्रेशन डिक्रीज कब होगी, जब ये कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। मेरी बात समझ में आ गई क्या? कौन सी रिएक्शन रिप्रेजेंट करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन। सो इसमें दो लाइनें ध्यान रखनी है। इफ दिस रिएक्शन ऐड मोर, रिएक्टेंट लिख सकते हो यहाँ पे बेटा, ऐड मोर रिएक्टेंट देन इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन द फॉरवर्ड रिएक्शन। अगर अपने रिएक्टेंट को मोर ले लेंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट हो जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इसको ढंग से लिख देना, फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर बेटा यहाँ पे क्या है, रिएक्शन में मैंने क्या कर दिया, C और D को मोर कर दिया, तो रिएक्शन कौन सी डायरेक्शन में हो जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। क्यों हो जाएगी? क्योंकि इधर की साइड में देखो C प्लस D है और A प्लस B इक्विलिब्रियम में इक्वल है। अगर मैंने इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, इसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, तो ये कम, अब इसके बराबर होने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। और डिक्रीज करेगा तो अपने को पता है ये इधर से इधर की तरफ रिएक्शन जाएगी, तो C प्लस D की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। आगे क्या बात समझ में? अगर इसको बढ़ाए तो सीधा सा याद करने का तरीका, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, अगर प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज करे तो बैकवर्ड डायरेक्शंस। बस सीधा सा ये ध्यान रखना है, यही अपना एक थ्योरेटिकल पार्ट है। अगर A प्लस B को मोड़ लिया तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, C प्लस D को मोड़ लिया तो कौन सी आ जाएगी, बैकवर्ड डायरेक्शंस। यही अपने क्या चीज है, यही अपने हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन चेंज। और यही कौन सी प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है, ले चैटलियर प्रिंसिपल को। आगे क्या बात समझ में? बहुत ही डिफिकल्ट प्रिंसिपल था, मैंने थोड़ा आराम से बताया है, आप इसको रिवाइज करके देखना, वो इसको आराम से समझ में आ जाएगा। ओके,
Bye. Stay safe and stay home.